प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का परिणाम कल आ रहा है, कल यानी 10 मार्च को। उसके पहले तमाम न्यूज चैनल एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, जिनके मुताबिक ये नजर आ रहा है कि वापस से भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौटने वाली है। इस विषय पर आज बात करने के लिए चुनावी माहौल के बीच में हमारे साथ हमारी डिबेट में आज हरिराम त्रिपाठी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में, और उनसे आज हम जानेंगे कि आखिर ये जो एग्जिट पोल है, क्या यही एग्जैक्ट पोल है या फिर एग्जिट पोल कुछ और है। हरिराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरिराम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं लगातार, देखिए मतदान खत्म हो गया, अब कल जो है इसका परिणाम भी आ जाएगा, कल पता चल जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा। तो बड़ी बात यह है कि ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, क्या यही एग्जैक्ट है या फिर मतलब इसमें कुछ अलग सा लग रहा है आपको? कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, ये एग्जिट पोल जो है ये एक अनुमान के आधार पर है और मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसका कोई सटीक वैज्ञानिक आधार नहीं है। और ये बात इसलिए जोर देकर कह सकता हूं कि अगर वैज्ञानिक आधार होता तो सारे एग्जिट पोल के नतीजे एक जैसे होते या परसेंटेज एरर थोड़ी सी होती, लेकिन यहां तो एक एग्जिट पोल से लेकर के दूसरे एग्जिट पोल तक जो भाजपा की सरकार बना रहे हैं उनमें भी बड़ा अंतर है, और दो एग्जिट पोल ऐसे भी आए हैं जो भाजपा की सरकार नहीं बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। सर, तो मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मेरे पास अभी जो एग्जिट पोल की यहाँ पर लिस्ट मेरे हाथ में इस समय है, वो बताती है कि न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 262 से अधिक सीटें लाएगी, और सेकंड जो हाई कंपटीशन पार्टी इसमें एग्जिट पोल में दिखाई गई है वो है समाजवादी पार्टी। उनकी सीट्स की अगर हम बात कर लें तो 124 से अधिक सीट्स है जो कि वो लाएंगी। तो आपको क्या कुछ लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है इसमें भी हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा पिछली बार से अब की बार में थोड़ा सा उनका डाउन शिफ्ट आया है, थोड़ा जो सीट्स है उनकी वो कम हुई है एग्जिट पोल्स के अंदर भी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इस पर एक बात सुन लीजिए, आपके पास जो सूची है उसमें यही देख लीजिए कि विभिन्न सर्वे को देख लें तो भारतीय जनता पार्टी की कम से कम सीट कितनी है, 210-12 के करीब है लगभग, और ज्यादा से ज्यादा 326 है। तो एक ही पार्टी के लिए जो एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा रहा है उसमें कितने प्रतिशत का अंतर हो गया है। तो मैंने पहले जो कहा कि इसका सटीक वैज्ञानिक आधार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मतदान एग्जिट पोल करते कैसे, वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मतदान करके जो वोटर आया है, मैंने उससे एक फॉर्म भरवाया है गोपनीय रूप से, और उसने उसमें लिखा है कि हमने इस पार्टी को वोट दिया। ये यहां तक तो बात सही है, लेकिन सैंपल सर्वे का साइज क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक मतदाता होते हैं, और इनका सर्वे जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 700, 800, 900 लोगों को लेकर के होता है। अब ये तो सांख्यिकी के विद्वान बताएंगे कि क्या इतना सर्वे जो है वो पर्याप्त है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अब तक जो सर्वे हुए हैं उनमें कितने सही निकले, कितने गलत निकले, इसके बारे में भी आपकी रिसर्च टीम को ज्यादा अच्छा मालूम होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि पिछले से पिछले चुनाव में बिहार में शुरू में भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही थी, सब एग्जिट पोल में सब में भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद मामला पलट गया। तो कहने का अच्छा, फिर एक सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि फिर ये सर्वे करते कैसे हैं, या कई सही कैसे निकल जाते हैं? तो सही सर, मैं आपसे अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, हाँ, कि वहां पर जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, जब मतगणना स्टार्ट हुई तब तो भाजपा आगे थी, लेकिन बाद में जब परिणाम आया तो भाजपा फेल हो गई वहां पर। तो क्या अब की बार फिर से यही होने वाला है क्या? मतलब जैसे बिहार में हुआ, क्या वही हम अब की बार यहाँ रिप्ले करके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे क्या? ये तो आप मुझसे अनुमान पूछ रहे हैं कि कल का रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में मैं आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं। आज तो उसी पर बात करिए कि जो एग्जिट पोल है ये कितना सही है, कितना गलत है, मैं इस बात पर बात कर रहा हूं। तो चूंकि 10 में से या 10-12 में से ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो मेरा भी अनुमान यही है कि
कल जो नतीजे निकलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। लेकिन किस आधार पर ये एग्जिट पोल अपना निर्णय दे रहे हैं उसके बारे में भी मेरा अपना एक विचार है। विचार यह है कि इनके पास, इन चैनलों के पास ढेर सारे पत्रकार हैं, ढेर सारे संचार साधन हैं और पूरे चुनाव भर ये लोग घूमे हैं। तो घूमे हैं तो लोगों से बात भी किया है, लोगों का ओपिनियन जाना है और उसके आधार पर एक पहले तय कर लिया है कि हमको इनको इतनी सीटें देनी है। उसके आधार पर इन्होंने मैनिपुलेशन करके ये तय कर लिया है कि इस पार्टी को इस चुनाव में इतनी सीटें मिल रही हैं। उसी से के आधार पर इनका अपना अपना अलग अलग अनुमान हो गया है। लेकिन मुख्य रूप से ये लोग जो लोगों के बीच, जनता के बीच में घूमे हैं, लोगों की बात सुनी है, लोगों के विचार सुने हैं, उस पर यह ज्यादा आधारित है और जो एग्जिट पोल में जो फॉर्म भरवाया है उस पर कम आधारित। बाकी सर कल तो क्लियर हो जाएगा शाम तक, जिस वक्त में हम आप बात कर रहे हैं हो सकता है इस वक्त तक भी हम ये अनुमान लगा सकें कि आखिर कौन जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी बनाएगा। सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा कैरियर पत्रकारिता में आपने देखा पिछले जो चुनाव रहे और अब की बार जो चुनाव हो रहा है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग है, डिफरेंस क्या क्या है इनके अंदर? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसमें अंतर यह है कि अभी तक जितना भी, मैं आज से नहीं, सन 67 से, पत्रकार तो सन 67 में नहीं था लेकिन समझदारी सन 67 से आ गई थी, 67 के चुनाव से, सन 67 से और पिछले चुनाव तक जितने चुनाव हुए हैं ये सब निगेटिव वोटिंग पैटर्न पर हुए कि हमें वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट देना है, वोट इसलिए हम इसको वोट देंगे। इस बार पहली बार देखा गया है और 2019 का लोकसभा चुनाव भी मान सकते हैं कि सरकार ने ये काम अच्छा किया है इसलिए हम वोट दे रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमको देख लीजिए, क्योंकि सबको तो जनता देख चुकी है। जो सबको जनता देख चुकी है तो जनता जो है उसमें कंपैरिजन भी कर सकती है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भले ही सब संतुष्ट नहीं है, सारे काम अच्छे नहीं हुए, लेकिन वर्तमान सरकार को गिनाने के लिए कुछ तो है कि हमने ये 2 काम, 4 काम, 5 काम अच्छे किए हैं। हमको 15 करने चाहिए थे, हम 10 नहीं कर पाए, लेकिन हमने 5 तो किया है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था। यही पिछले चुनाव में और आज के चुनाव में यही अंतर है। एक बड़ा डिफरेंस आपको ये लगता है? हाँ। उस वक्त में और आज के वक्त पॉजिटिविटी, पहले निगेटिव वोटिंग पैटर्न था, इस बार पॉजिटिव वोटिंग पैटर्न। अब पॉजिटिव कितने लोगों ने माना, कितने लोगों ने नहीं माना, ये अलग बात है। मतलब पैटर्न में चेंज आया है। पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव हुआ है। क्योंकि हम लगातार सर देख रहे हैं, अगर हम बातें अगर विकास के ऊपर ही बात करें तो अब की बार जब चुनाव हो रहे थे तो भाजपा और सपा, ये 2 ऐसे पार्टियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर में जिनका कहना था कि एक्सप्रेस वे हमने ज्यादा बनवाए, दूसरे कह रहे हैं हमने ज्यादा बनवाए। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरे जो नेगेटिव आपने बताया, नेगेटिव चीजों पे वोटिंग होती थी, उससे कहीं ना कहीं अब हम शिफ्ट होकर के विकास के ऊपर डिबेट करने लगे हैं, विकास के ऊपर आकर के आगे आके बात करने लगे हैं। सर इसमें ही मैं अगला सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप 67 से जो है पत्रकारिता में आ गए थे और पत्रकारिता को समझने लगे थे। कांग्रेस का भी एक लंबा दौर यहाँ हिंदुस्तान में लोगों ने देखा। अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 2014 से केंद्र में है। अब राज्य में क्या होगा इसका तो आंसर कल ही मिल पाएगा। लेकिन आपको सर क्या लगता है कि आखिर जो कांग्रेस है उसने जो अपनी पूरे राष्ट्र की, या फिर बात करें उत्तर प्रदेश की जो जमीन खोई है, उसकी मुख्य वजह क्या है? आखिर उनकी जमीन क्यों खो दी उन्होंने? रायबरेली एक अवैध किला है, एक अमेठी एक अवैध किला था, वहां से भी आदित्य सिंह अब हट करके भाजपा में शामिल हो गए। इसका उत्तर यह है कि पहले विकल्प नहीं था। मैं सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ा हूं, मेरा बेटा उससे अच्छे स्कूल में पढ़ा है और पोता उससे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए कि बाद में विकल्प आए। जब कांग्रेस की शासन की जो बात कर रहे हैं, उस समय किसी राजनीतिक दल में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपने को विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सके। जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको नकारा नहीं जा सकता है,
लेकिन डेवलपमेंट भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उसका कुछ प्रतिशत स्वभावता होता है, अपने आप होता है, और कुछ प्रतिशत। इस बात पे तो जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि पिछले 70 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ। वो गलत कहते हैं, वो उसको, उससे मैं सहमत नहीं। पिछले 70 साल में विकास नहीं हुआ, इस बात में सहमत नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 70 सालों में जो था, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया है, और तब ज्यादा विकल्प नहीं थे, अब लोगों के पास ज्यादा विकल्प है। पहले कांग्रेस के कंपैरिजन में, कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं खड़ा हुआ था जो कह सके कि हाँ, हम देश में सरकार बना सकते हैं। सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और सन 80 में फेल हो गई, कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस पार्टी एक नारा देती थी, वो नारा था, सारे देश से नाता है, सरकार चलाना आता है। तो तब अन्य लोगों को सरकार चलाना नहीं आता था, बाद में धीरे धीरे सीख लिए, सरकार चलाना सीख लिए, जनता को विकल्प मिला, उनकी कमजोरियां आई तो दूसरे लोग आ गए। सर ये तो बात हो गई सत्ता की, कि मतलब सत्ता से विकल्प लोगों को मिल गए, जनता को नए नए विकल्प मिले और जनता के पास कई ऑप्शंस हो गई, जनता वहां पे डाइवर्ट हो गई, वहां पर उन्होंने वोट दे दिया। लोकतांत्रिक अधिकार भी यही कहता है। पर सर जो कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है पूरे भारत या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्यों खोई? मतलब उसका आधार क्या है, उसका मुख्यता क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस ने वो जमीन क्या इसी वजह से खो दी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे, या फिर बहुत सारी वजह है इसकी? मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की लाइन छोटी नहीं हुई है, कांग्रेस के बगल में उससे बड़ी लाइनें खींचती चली गई। कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बड़ा से बड़ा तुर्रम खा जो अपने को कहता हो कि मैं इस राज्य में मेरी सरकार है, उस राज्य में मेरी सरकार है, बंगाल की ममता बनर्जी को ले लीजिए, कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो ये कह सके एक राज्य से ज्यादा राज्य में मेरी सरकार है। इस गई गुजरी हालत में भी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, पंजाब में तो आज है ही है, महाराष्ट्र में सत्ता में साझीदार है, झारखंड में सत्ता में साझीदार है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं खत्म हुआ, बस बात वही है कि उससे बड़ी रेखा खींच दी गई है। इनको जब वापस आना है तो इनको फिर उस रेखा से बड़ा बनना पड़ेगा। कांग्रेस के ऊपर लगातार कई सारे सर सवाल उठते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि गांधी परिवार के अलावा उनका कोई अध्यक्ष रह नहीं सकता, मतलब उनकी उस पार्टी में सिर्फ एक ही परिवार है जो कि रूल करेगा, उसके अलावा कोई भी जमीनी कार्यकर्ता को उसमें मौका जो है अध्यक्षता के तौर पे या फिर अध्यक्ष के तौर पे नहीं मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उनका माइनस पॉइंट है, और उस लाइन के जो मैंने कहा छोटी रह जाने का एक कारण ये भी है। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लगातार जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा था। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहा है, सत्ता पक्ष भी कह रहा है, उस पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, और वो एक उनकी कमजोरी है, उसी के कारण ये पिछड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई अमर होके तो आया नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति बना रहे, आगे भी परिवर्तन हो सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, कोई जरूरी नहीं को बरकरार ही रहे। आगे जो नेतृत्व आएगा वो इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे खराब भी हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, लेकिन कांग्रेस फिर पलट के आ गई। तो परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं। परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। एक पक्ष के लोग कमजोर हो गए, दूसरे या कम काबिल हो गए, दूसरे पक्ष में ज्यादा काबिल आ गए, तो अपने आप बढ़ जाएगा। मैंने जो बात कही कि उस लाइन से बड़ी कोई भी लाइन अंतिम रूप से सबसे बड़ी नहीं होती है, उससे बड़ी कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है सर। सर बात तो ये केंद्र की, अगर हम दो बड़ी पार्टियों की बात कर रहे थे, भाजपा और कांग्रेस की, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सबसे कड़ा मुकाबला देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति सर आपको लग रही है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल कड़ा मुकाबला दे रही, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें समाजवादी पार्टी को अन्य पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहिए। जैसे बंगाल का उदाहरण ले लीजिए कि कांग्रेस का सफाया हो गया, वो वामपंथियों का सफाया हो गया, केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। उसी तरह से इसमें भी सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकत्र हुए हैं,
और दो ध्रुवीय हो गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने दो ध्रुवी जरूर कर दिया है इस चुनाव को, लेकिन इनकी सीमा केवल उत्तर प्रदेश के ही अंदर है। सर उन्होंने तो उनका तो ये कहना है, समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, अगर उनकी बात करें या बड़े नेताओं की बात करें, तो उनका तो कहना है कि हमारा मुद्दा तो रोजगार है, हमारा मुद्दा तो विकास है, हमारा मुद्दा तो लखनऊ की मेट्रो है, हमारा मुद्दा तो कानपुर की मेट्रो है, हमारा मुद्दा जो है वो है आगरा एक्सप्रेस वे। तो वो तो इस बात को कहते हैं। नहीं, अब मैं बता रहा हूं, ये जो बेरोजगारी और रोजगार की बात या बेरोजगारी की बात, और मैं साथ में एक महंगाई भी जोड़ देता हूं, यह कभी कोई सरकार ये नहीं दावा कर सकती कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि प्रदेश की जनसंख्या 23-24 करोड़ है, सरकारी पद कितने हैं, और जो आम जनमानस है उसके लिए रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी। तो कितने सरकारी पद है और कितने लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा? मुफ्त में जो बांट रहे हैं वो कितने लोगों को बांट देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है, इसकी सरकार कोई पहली 5 साल इसके पहले इसी की सरकार थी, उसके पहले भी उनकी सरकार थी, उसके पहले भी उनकी सरकार थी, यानी सन 89 में भी मुलायम सिंह की सरकार थी, सन 93 में मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार सर 2003 में फिर आ गई थी, और वो कम समय की सरकारें थी 2012 से 17 तक, पूरे 5 साल। तो तब अगर नहीं कर पाए तो देखो बरगला नहीं सकते हैं। जो बच्चे पहली बार मतदाता हुए हैं इस बार 18 साल के हुए हैं, तो 2022 में वो भी तो समझदार हो गए थे 2012 में, और 2017 में जब चुनाव हुआ है तब तो आज जो 18 साल का 12-13 साल का हो गया था। तो वो भी समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उसने कितना दिया है और आगे क्या दे सकते हैं और क्या संभव है। इसलिए ये इन बातों से जनता को बरगलाना संभव नहीं है। साक्षरता बढ़ गई है, समझ लोगों के अंदर बढ़ गई है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने मेहनत किया है, अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत किया है, और उन्होंने अपने को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित कर दिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय स्तर पर मैं पलट के फिर आ रहा हूं, अभी भी कांग्रेस ही है जो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी दल रहे। बीजेपी का हाई कंपटीशन, बीजेपी का क्या हाई कंपटीशन, मतलब सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी है उनका, हाँ वो कांग्रेस ही है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीति के कारण भले ही वो इस समय अप्रासंगिक हो गई हो, लेकिन उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। सर कुछ दिनों पहले, अगर हम कुछ दिनों बाद पहले की बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो वहां गन्ना के किसान या फिर किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा विषय रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितना, अगर भाजपा को इससे अगर हम लॉस की अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो एग्जिट पोल्स के अंदर कुछ कम सीटें दिखा रही हैं इस में, तो क्या आपको लगता है कि ये वही सीटें हैं जहां पर ये किसान बेल्ट है या फिर गन्ना बेल्ट है, वहीं पे नुकसान दिखा रहा है? किसान आंदोलन के बारे में तो सबको मालूम है कि प्रायोजित आंदोलन था, उसमें जनता की भागीदारी बहुत कम थी, और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। वहां पर उसका असर पड़ा है माहौल बनाने में, कुछ लोगों ने खिलाफत भी किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस किसान आंदोलन जो है वो हार जीत का कोई बड़ा फैक्टर है। जी, आपके हिसाब से ये नहीं लगता कि बड़ा कोई मुद्दा होने बड़ा मुद्दा नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी जो बड़ा मुद्दा नहीं हो सकती, वो नाराजगी हो सकती है। जैसे छुट्टा जानवर का मामला आपने नहीं बताया, मैं बता दे रहा हूँ। छुट्टा जानवर से सारा किसान परेशान है, लेकिन उसके साथ में जुड़ा हुआ छुट्टा जानवर आए कहां से? जब गोवंश की हत्या बंद हुई तो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। तो अब एक तरफ गोवंश की हत्या एक पलड़े पर रख दो और दूसरे तरफ छुट्टा जानवर रख दो, तो कोई किसान नहीं कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक रैली में कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद जो छुट्टे जानवर है, जैसे कि सांड हो गए या फिर गाय हो गई, और जो भी मवेशी है, उन पे कंट्रोल करा जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए तो पहले से ही व्यवस्था हो गई है, गौशालाएं बनाई गई, सही संचालन नहीं हो रहा है, दलालों के बीच में रह गया है। वो कर क्या रही है? मान लीजिए अगर शहर में एक कोई बड़ा हाईवे है, सरकार लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बना देती है हाईवे, और उस पे गाय घूम रही है, उसमें बकरी घूम रही है, इंसानी जिंदगी का खतरा है,
तो नगर निगम उस स्थिति में क्या कर रहा है, और ऑफिशियल बॉडी है वो सब क्या कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गौशाला बनी है वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। जी सड़कों पर जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जो हमारे ही खेत चर रहे हैं, वो हमारे ही तो जानवर हैं। लखनऊ से तो गोरखपुर या देवरिया या इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में लखनऊ से तो जानवर नहीं गए हैं। मैंने अभी कहा कि गोवंश की हत्या बंद हुई इसलिए वो टहल रहे हैं, वही हत्या अभी अलाउ कर दें, गोवंश समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे जहां तक मेरा अपना अनुमान, भारतीय जनता पार्टी की नीति में ये नहीं है कि वो गोवंश की हत्या को अलाउ कर दे, उसको जारी करने के लिए दोबारा कह दे। हाँ, ये गौशालाएं बना सकते हैं, प्रोत्साहन राशि किसानों को देने की बात कर रही है कि छुट्टा न छोड़े, उनके राशन पाने की व्यवस्था करें, ये सब चीज हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका संकेत यही हो सकता है। जी, प्रधानमंत्री जी भी लगातार उत्तर प्रदेश में थे, कई सारी रैली करी, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी थे। और अगर हम वापस से बात करने आ जाए एग्जिट पोल्स के ऊपर, तो सर एग्जिट पोल जो है वो मेरे हाथ में दूसरी लिस्ट भी है। ये है एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल। ये बता रहा है कि भाजपा 352 सीट लाने जा रही है, और कांग्रेस जिसका जिक्र आपने किया वो 7 सीटें ला रही है। और अगर बात करें प्रदेश स्तरीय जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो 47, और बसपा 19 के करीब सीटें लाने वाली है। बसपा की बात करते हैं सर, बसपा कहां पर दिख रही है आपको? बसपा के साथ ऐसा हुआ है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात तो मैं ये जो एग्जिट पोल हैं जो अलग अलग हैं, इनके बारे में मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि ये अनुमान के आधार पर है, और वो अनुमान लगाया गया है लोगों की बातें सुन करके, चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान या चुनाव प्रचार कार्य के दौरान। वोट देने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इसका कोई बहुत उसमें अंतर नहीं। अब समाजवादी पार्टी की बात जो है, एक बात और मेरे दिमाग में ये आई है कि इन्होंने ये समझ लिया था कि जो समीकरण पहले 2007 में इनको सत्ता में लाया था, वो समीकरण बन नहीं पाया, और 2007 में बसपा सत्ता में इसलिए आ गई थी तो उसके पहले 3.5 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकार रह चुकी थी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री। अब जनता को विकल्प देना था। भारतीय जनता पार्टी 2007 के चुनाव में अपने को विकल्प के रूप में नहीं प्रस्तुत कर पाई थी। तो जहां तक मुझे याद है यही 46-47 के करीब थी, यानी 50 से कम तो निश्चित रूप से ही है कि भारतीय जनता पार्टी की कुल सीटें हो गई थी, जिस स्थिति पर समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में आई। परिवर्तन के लिए वोटर को बहुजन समाजवादी पार्टी उस समय दिखाई पड़ी थी, 2017 में दिखाई नहीं पड़ी, और 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व तो खुद ही समझ गया कि हम अब इस रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिए अपने को लो प्रोफाइल पर रखा, और उनका लो प्रोफाइल पर होना ही भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, हमारे साथ हमारी डिबेट में जुड़ने के लिए। व्यूअर्स से बता दें कि कल जो है वो मतगणना होगी, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनका रिजल्ट आपके सामने होगा। देखना ये होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है, यही जो सरकार चल रही है यही रिपीट होती है उत्तर प्रदेश की, या फिर कोई नया आकर के उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की सीट है उन पे काबिज होता है। आज की डिबेट में सब इतना ही, आप देखते रहिए लाइव।